हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, बिना टाइम वेस्ट किए कर रहे होगे। देखो, आज मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। क्या है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास? देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये सुनो, संज्ञानात्मक होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास होती क्या चीज है। जब किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है और वो विकास हो गया बच्चे का, और जो प्रोसेस में जिस एज में उस बच्चे ने किया है उस प्रोसेस को, मान लो कि वो छोटा था तब, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तब, फिर थोड़ा एनवायरमेंट से सीखा, फिर इस तरीके से जब बच्चा सारी चीजें सीखता, कुछ खुद सीखता है, कुछ एनवायरमेंट से सीखता है, तो एक टाइम बाद जब एडोलसेंस में बच्चा आ जाता है तब हम देखते हैं कि बच्चे का ऑल ओवर मेंटल डेवलपमेंट हो गया है, मतलब संज्ञानात्मक विकास हो गया है। जब मेंटल डेवलपमेंट हो जाए बच्चे का, अच्छी तरीके से लॉजिकल बातें करने लग जाए, जो हम बोल रहे हैं वो बच्चा समझने लग जाए, उसी को बच्चों संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। ठीक है, तो ये है, दिया किसने था? ये दिया था बच्चों जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे थे कहाँ के? जीन पियाजे थे बच्चों स्विट्जरलैंड के। अच्छा, एक और चीज देखो, जीन पियाजे और एक साइकोलॉजिस्ट थे वाटसन, दोनों ने जो संज्ञानात्मक विकास का जो एक्सपेरिमेंट किया ना, वो दोनों ने अपने बच्चों पे किया था, खुद के बच्चों पे किया था। किसने? जीन पियाजे ने और वाटसन ने। ठीक है, देखो अब जीन पियाजे पहली बात तो थे कहाँ के? ये थे बच्चों स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के थे। तो देखो, पहली बात तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हर पेपर में आता है, चाहे वो पीआरटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल है, जहां से भी इससे क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीन पियाजे का, जैसा भी क्वेश्चन बने, इजी बने, टफ बने, दोनों टाइप का आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और जीन पियाजे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, वो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज मैं वो अच्छे से समझा दूंगी, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, अब जीन पियाजे का पूरा पहले लिख दिया है ताकि इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं पहले लिख रही हूँ, फिर आपकी क्लास ले रही हूँ, डबल मेहनत कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है। पहले आपको क्या करना है? पहले मुझे सुनना हो और फिर लिखना है। आपको ऐसा करना है जबकि मैं पहले लिख रही हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजें समझा सकूं ज्यादा और लिखना कम पड़े, इसीलिए पहले लिख दिया। देखो, जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे ना, जो मैंने खुद तैयारी करती थी, खुद प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी, उस टाइम जो नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे इजी लैंग्वेज में मैं समझ सकती थी, उसी लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है ताकि आप भी सभी बच्चे समझ पाओ। तो देखो, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, अभी बताया मैंने, और वाटसन, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? खुद के ही बच्चों पर किया। इन्होंने अपना प्रयोग खुद के बच्चों पर किया था। कौन कौन थे ये थे बच्चों जीन पियाजे और वाटसन। ठीक है, देखो, सबसे पहले बच्चा इन्होंने क्या बताया? वाटसन और जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चा अपने आप सीखता है, खुद सीखता है। कैसे सीखा? जैसे कोई भी बच्चा है, 0 से 2 साल का है, जब वो चलना सीखता है, थोड़ा बहुत हिलना डुलना खुद से कोशिश कर रहा होता, तो आपने देखा होगा बहुत बच्चे गिर जाते हैं। गिर गए, थोड़ा चलना, जब शुरू में स्टार्टिंग में चलना शुरू करते हैं, जब वो गिर गए तो खुद ही उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब उसने खुद ने क्या किया? एफर्ट्स किए। एक जब बच्चे को भूख लग जाती है तब वो बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन वो रोना शुरू कर देता है ताकि उसकी मम्मा समझे, उसकी मम्मी समझे और उसको दूध पिलाए, है ना। तो जो उसने रोना शुरू किया, उसके खुद के एफर्ट्स है। तो बच्चा सबसे पहले खुद सीखता है, खुद अपने एफर्ट्स लगाता है। इन्होंने भी यही बात कही है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? खुद सीखता है, फिर क्या करता है? वातावरण का ज्ञान लेता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में कैसे लोग हैं, किस तरीके से उनके साथ एडजस्ट करना है, इस तरीके से टाइम टू टाइम धीरे 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 हर चीज को सीख जाता है। सबसे पहले बच्चे ने सीखा खुद से, फिर क्या? एनवायरमेंट से, और इस तरीके से बच्चे का क्या हो गया? संज्ञानात्मक विकास हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया। तो ये किसने दिया था संज्ञानात्मक विकास? आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको करना है जीन पियाजे ने। इनका एक नैतिक विकास का भी सिद्धांत था, वो आगे आएगा, वो भी कराऊंगी बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट ये वाला ज्यादा है। तो देखो, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये कहाँ से थे? ये थे स्विट्जरलैंड से। जीन पियाजे प्लस वाटसन, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? खुद के ही बच्चों पे किया था। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? खुद से सीखता है, फिर क्या करता है? वातावरण का ज्ञान लेता है, एनवायरमेंट से सीखता है, और फिर क्या हो जाता है? उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है।
अब देखो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने बताया जब एक बच्चा एडोलसेंस तक होता है उसकी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ स्टेज में वो बच्चा कुछ सीखता है, कुछ स्टेज में कुछ सीखता है, ऐसे स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता चलता है। जो जैसे मान लो कि एडोलसेंस तक बच्चा गया तो उन्होंने जिस एज में जो बच्चे ने एक्टिविटी की उन एज को कुछ नाम दे दिया, स्पेसिफिक नेम हो गया, इस एज का बच्चा ये प्रोसेस करता है, इस एज का बच्चा ये प्रोसेस करता है। तो जीन पियाजे ने बच्चे की एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा था है उसके हिसाब से चार स्टेजेस बताई हैं, बच्चे की चार अवस्थाएं बताई हैं। देखो, सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इंद्रिय जनित अवस्था, वो होती है बच्चों 0 से 2 वर्ष, पीआरटी लेवल पे आई हुई बात है ये। सेंसरी मोटर स्टेज की एज क्या है तो आपको याद रखनी है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसे बोलते हैं, देखो जब बच्चा इंद्रिय जनित अवस्था मतलब इंद्रियों से सीखता है, अपने अपने सेंसेस से सीखता है, उसे 0 से 2 वर्ष तक। कैसे? जैसे बच्चा हंसता है, खेलता है, जितनी प्रोसेस कर रहा होता है ना वो अपनी एक्टिविटी से, सेंसेस से, अपने हाथ पैर हिला डुला के बच्चा देखो जब चलना सीखता है पहले गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इस एज को क्या बोला है? इंद्रिय जनित अवस्था। 0 से 2 साल के बच्चे में देखो, आप वैसे भी आइडिया लगा लेना, अगर आपके घुमा फिरा के थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको याद रखना है इंद्रिय जनित में 0 से 2 वर्ष के बच्चे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देख लो, अपने घर में देख लो, हर घर में आस पड़ोस में मिल जाएगा, घर में नहीं होगा तो उन बच्चों को आप देखते हो, वो बच्चा बोलना तो थोड़ा बहुत शुरू कर देता, वो चलना भी शुरू कर देता, वो बैठना भी शुरू कर देता, वो कुछ बेसिक बातें जैसे पानी को मम बोलना शुरू कर देता, इस टाइप की बातें क्या करना शुरू कर देता है, बच्चा एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो इस एक्टिविटी इस एज में 0 से 2 साल में जितनी भी एक्टिविटीज करता है वो अपनी बच्चा सेंसेस से करता है। मतलब सेंसेस मतलब इंद्रिय और मोटर मतलब एक्टिविटीज, हाथों के एक्सप्रेशन से। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये कितने वर्ष तक की होती है? ये बच्चों 0 से 2 वर्ष तक की होती है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है बच्चों 2 से 7 वर्ष तक। पहले तो स्टेजेस ही पढ़ लो एक बार। फर्स्ट है इंद्रिय जनित अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है बच्चों 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कॉन्क्रीट स्टेज भी बोलते हैं, जो होती है 7 से 11 वर्ष तक। और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, जिसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज को होती है 11 से 16 वर्ष तक या 17 वर्ष तक भी बोल देते हैं। अब देखो कैसे सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने तक होगी। आपको ये जो एज है ना बच्चों, ये याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। 0 से 2 वर्ष वाली, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक। देखो इंद्रिय जनित सेंसरी मोटर स्टेज होगी 0 से 2 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कि औपचारिक भी बोलते हैं। अमूर्त को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 भी लिख देते हैं, 16 भी लिख देते हैं, 17 भी लिख देते हैं। तो पहली स्टेज है, पहले तो चारों स्टेज याद करो। पहली स्टेज है वो है बच्चों प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। फिर है सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे बोलते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष तक। मेरे साथ साथ बोलते रहना, याद करते रहना। देखो फिर थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष तक। और फोर्थ स्टेज है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है? 11 से 15 वर्ष तक। ये आपको सभी को याद रखनी है। अब इसमें आता है क्वेश्चन कैसे, पहले तो स्टेजेस से पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी। तो बच्चों आपको याद रखनी है 4 स्टेजेस दी, वो चारों स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। फिर उनकी एज याद होनी चाहिए। पहली की क्या है? 0 से 2 वर्ष। सेकंड की क्या है? 2 से 7 वर्ष। थर्ड की क्या है? 7 से 11 वर्ष। और नेक्स्ट की क्या है? औपचारिक लगा लो, एब्स्ट्रैक्ट लगा लो, वो है 11 से 15 वर्ष तक। फिर इनकी आती है एक्टिविटीज, किस एज में बच्चा क्या प्रक्रिया करता है, क्या प्रोसेस करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट स्टेज मैंने बताई अभी आपको सेंसरी मोटर स्टेज की। अब सुनो सेकंड स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज,
2 से 7 वर्ष में आप अपने दिमाग से सोचो, आपके आसपास में बच्चे होंगे 2 से 7 साल के, वो बच्चे देखो आप क्या क्या करते हैं, आप खुद अपने हिसाब से आइडिया लगाओ। देखो वो बच्चे बहुत ज्यादा सबसे पहले तो क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, क्वेश्चंस करते होते हैं, मम्मा ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, ये ट्रेन ऐसे क्यों जा रही है, इतनी लंबी क्यों होती, इस टाइप की बातें करते हैं ना। वो कौन सी स्टेज में बच्चे बातें करते हैं, वो करते हैं बच्चों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जिज्ञासा, उनमें इच्छा होती है कि नहीं मैं ये चीज सीखूंगा, मम्मा ऐसे ये ट्रेन बताओ फटाफट क्यों बड़ी, इतनी बड़ी क्यों है ना, मम्मा हम बस चल रही है तो हमारे साथ पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, इस टाइप की बातें करते हैं ना। तो उनके अंदर क्या है, क्वेश्चनिंग करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है कि सच में ही पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं क्या, इस टाइप की जब क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं बच्चों। अच्छा, एक वो बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब अहम केंद्रित होते हैं। आपने आस पड़ोस में अपने बच्चों को देखा होगा, या खुद के बच्चे भी हैं कईयों के तो, जो एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एस्टेट देखो बच्चों है ही ऐसा सिस्टम। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एस्टेट एक बार तो क्वालिफाई कर लिया होता है, फिर अब तो चलो लाइफ टाइम कर दिया एस्टेट, पहले कंडीशन क्या थी 5 वर्ष, फिर सरकार ने 7 वर्ष कर दी, है ना। तो बहुत सरकार ने तो अब टीजीटी की वैकेंसी 10 साल बाद निकाली है, ऐसे पीआरटी की 12-13 साल बाद निकाली है। तो क्या किया सरकार ने, बच्चे वो डेट एक्सपायर हो गई एस्टेट की, फिर दोबारा एस्टेट एग्जाम देने बैठे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, है ना। अब मेरे को ही खुद को लगा लो, मैंने जो एस्टेट जब क्वालिफाई किया था तो मेरा बेटा होने के बाद किया था मैंने, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो यही बता रही हूँ कि आपके घर में भी आप देख सकते हो, खुद के बच्चे देख सकते हो, बड़े भाई बहन के बच्चे देख सकते हो, वो बच्चे 2 से 7 वर्ष में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, देखते हो आप, रटना नहीं है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रही हूँ, वैसे ही समझते चलना। ईगोसेंट्रिक होते हैं वो बच्चों, ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित, मतलब खुद से मतलब होता हो ना, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपके घर में एक चीज है तो अगर उनकी फेवरेट है वो बच्चे फटाफट खा जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इस छोटे भाई को देनी है, बड़े भाई को देनी है, कुछ भी मतलब नहीं होता। वो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब अहम केंद्रित होता है, उसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे खाना, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उस टाइम तक बच्चा जानता ही नहीं है। बहुत साइकोलॉजिस्ट ने 2 से 7 वर्ष के बच्चे को सेल्फिश बोला है, लेकिन रियलिटी में वो सेल्फिश नहीं होता। अगर अपने ओपिनियन में देखे तो बच्चा जानता ही नहीं है, तो सेल्फिश कहाँ से हो गया, है ना। लेकिन बहुत साइकोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है, सेल्फिश का भी नाम दिया है। तो देखो इसमें क्या क्या करता है बच्चा, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, है ना। स्कूल गोइंग बच्चा होता है, क्योंकि 7 साल तक तो बच्चा स्कूल जाने लग जाता है ना, तो स्कूल गोइंग बच्चा होता है। यहाँ पे विद्यालय की शुरुआत होती है, यहाँ पे जितनी बातें देख लो, क्वेश्चन करना यहाँ पे सीखता है। और क्या जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना 2 से 7 वर्ष तक, वो सारे किस में आएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे, है ना। उनको छोटे बड़े की कोई पहचान नहीं होती, उनको नमस्ते भी करनी नहीं आती 2 से 7 वर्ष। तो अगर हम सिखा देते हैं तो अलग मैटर, एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज जितने भी एक एवरेज की बात करें तो सभी बच्चों में ये क्या है, ये गुण मिलते हैं, ऐसी ही हरकतें वो बच्चे करते हैं। कौन सी एज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी थी बच्चों, ये थी मेरे प्यारे बच्चों 2 से 7 वर्ष। ठीक है, जिज्ञासा, प्रश्न करना, ईगोसेंट्रिक होता है। और हाँ भाई एक बात सुनो एक बार मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो। शेयर मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो भी क्लास को देख सके। देखो आप एक मेरे को बात बताओ, जब मैं आपको चुपचाप बोल के पढ़ा के चली गई तो आपको 2-3 दिन बाद क्या हो जाएगा, आप बोर होने लग जाओगे कि मैम तो आते हैं और बोल के चले जाते हैं, है ना। आप ये भी तो चाहते हो ना कि हमारी इंटरेक्शन हो, हमें कुछ मोटिवेट करें कि हमारा एचटेट का एग्जाम हमें कैसे निकालना है, कुछ सलाह दे, ऐसा सोचते हो ना। तो जब मैं बातें बता रही हूँ तो क्या होता है, आप मोटिवेट होते हो। तो ऐसा ही मैं भी चाहती हूँ कि आप अगर चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि क्या है, क्लासेस बच्चों को पसंद आ रही है, मुझे और क्लासेस लेनी चाहिए। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन ही मिलेगा ना। तो बच्चों आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन को सभी बच्चे ऑन रखना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी क्लास किस टाइम आ रही है, कौन सी क्लास आ रही है, क्योंकि हरियाणा जीके की भी क्लास आती है। देखो बच्चों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी 2 से 7 वर्ष। अब देखो नेक्स्ट, एक को ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वैसे तो बस इतनी ही आती थी, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 टाइप से डिवाइड कर दिया पूर्व संक्रियात्मक, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, इसको डिवाइड कर दिया। देखो पूर्व प्रज्ञा काल और अंतः प्रज्ञा काल, मतलब स्टार्टिंग का जो एज है जो 2 से 7 तक डिवाइड तो कर दिया। पूर्व प्रज्ञा काल को बोलते हम
2 से 4 वर्ष, और अंतः प्रज्ञा काल को बोलते हैं हम 4 से 7 वर्ष। मतलब यहाँ पे बच्चा क्या करता है और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, यहाँ पे बच्चा करता है सेम एज के बच्चों के साथ खेलता है ना। यहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चा होता है, क्वेश्चनिंग यही करता है ना। यहाँ पे तो क्या करता है, यहाँ पे तो कुछ भी मिल गया खा लिया और उठ लिया सो लिया, यही हरकतें करता है ना वो कोई लॉजिकल चीजें जानता ना वो। ये चीजें अगर 2 चीजें आपके सामने रख दी जाए इस बच्चे के सामने, इसको ये भी नहीं पता होता कि कौन सी ज्यादा है कौन सी थोड़ी है। बस उसको क्या दिखना चाहिए, अगर एक चौड़े गिलास में कोई चीज डाल दी जाए एक लंबे गिलास में, तो बच्चे लंबे गिलास के साइड जाते हैं ना। कौन सी अवस्था में जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी इसमें गिलास में क्वांटिटी ज्यादा है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ऐसे ही वो किसी भी चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्लासिफिकेशन किसी चीज का नहीं जानते। कौन सी अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा ये। तो देख लो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी एज क्या है, 2 से 7 वर्ष। ये 2 टाइप से होती है, पूर्व प्रज्ञा काल 2 से 4 वर्ष और अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। ठीक है। फिर आती है बच्चों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा, अभी मैं बता रही थी ना कि क्वांटिटी ज्यादा डाल दो थोड़ी डाल दो, बस लंबे में अगर उस पे लेवल ज्यादा दिख रहा है तो बच्चा कहेगा मैं तो ये वाली लूंगा। ये अवस्था वो है जिसमें बच्चा समझ जाता है कि कौन सी चीज थोड़ी है कौन सी ज्यादा है, मतलब हाफ कितना है हाफ से ज्यादा कितना, इसमें बच्चा सीख जाता है। कौन सी अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो ये मैं बताऊंगी आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। पहले तो आप इसकी एज याद कर लो, 7 से 11 वर्ष। देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चों वो होती है जैसे बच्चे को कुछ भी दिखा दिया, मतलब लॉजिकल चीज को जैसे देख के जब बच्चा सोचने लग जाए ना, जैसे क्या एक कंप्यूटर दिखा दिया, एक टीवी दिखा दिया है ना, या एक एलईडी दिखा दो, एक स्मार्ट बोर्ड दिखा दो, तो वहां पे आप अगर बच्चे को बताते हो ना तो बच्चा समझने लग जाता है। आप कुछ भी समझाओगे बच्चे को इस एज में समझने लग जाएगा कौन सी चीज थोड़ी है कौन सी ज्यादा है। ये सब चीजें डिफरेंशिएट करना, क्लासिफिकेशन करना, सारी चीजों को। लेकिन क्या करता है, लॉजिकल नहीं करता वो सिर्फ क्या बातें करता है, सिर्फ देख के चीजों को एनालाइज करता है। लॉजिकल बातें इस एज में बच्चा नहीं करता। कौन सी एज में, 7 से 11 वर्ष तक सिर्फ चीजों को देख के एनालाइज करता है, लेकिन लॉजिकल कोई भी बात नहीं करता, कुछ भी नहीं सोचता, थिंकिंग हो गया ऐसा कुछ भी नहीं करता। किस एज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो अब चीजों और घटनाओं पर जब बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, कोई भी चीज देखी, कुछ भी देख लिया, कोई भी घटना देख ली, उसको देख के चिंतन प्रारंभ कर देता है, लेकिन लॉजिकल बात नहीं करता। चिंतन जो प्रारंभ तो कर देता है लेकिन चिंतन का, थिंकिंग का विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होती। कौन सी स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चीजों और घटनाओं पर जब बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता उसे क्या बोलते हो, मूर्त अवस्था। और जितनी चिंतन करता है, जितनी थिंकिंग करता है, वो जो थिंकिंग की या चिंतन किया वो डेवलपमेंट हो जाए, वो विकसित हो जाए, उसे बोलते हैं अमूर्त अवस्था। कौन सी बोलते हैं बच्चों, अमूर्त अवस्था। तो देखो चीजों और घटनाओं पर जब बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ किया तो वो कौन सी होगी, मूर्त अवस्था। और मूर्त चिंतन को जब विकसित हो जाता है, मतलब लॉजिकल बातें करने लग जाता है। जैसे एक बच्चा मान लो दिल्ली का लाल किला दिखाया है ना, तो जब आप दिल्ली का लाल किला दिखा के लाए, आपने बताई ये यहाँ ये चीज थी, यहाँ ये चीज थी, ये शाहजहां ने बनाया था, ऐसा किया था, यहाँ से एक यमुना नदी जाती थी और यहाँ पे एक न्याय की जंजीर लगा रखी थी, ये सब बातें आपने बता दी है ना। मूर्त अवस्था की बात कर रही हूं मैं। और उस बच्चे ने जब चीजों को देखा तब समझा, लेकिन जब अमूर्त अवस्था मतलब 11 से 15 वर्ष का बच्चा होगा, तो जब उस बच्चे को आप वहां दिखा लाए और आप उससे रिलेटेड घर आके बातें करोगे ना, तो वो लॉजिकल बातें करेगा कि मम्मा, वो सोचने लग जाएगा, वो जो बताई उन चीजों का विकास हो जाएगा उसके माइंड में। वो फिर क्या कहेगा कि मम्मा वहां पे ऐसा क्यों था, बोलेगा ना। मतलब
उसने चीजों पे सोचा है कब, जब चीजें उसके सामने नहीं थी। तो मूर्त और अमूर्त में यही डिफरेंस होता है। स्थूल बोलते हैं जिसे, ठोस बोलते हैं जिसे, सॉलिड बोलते हैं। मूर्त क्या होता है, जब चीजें आपके सामने रखी हैं, वो दिख रही हैं, वो होता है मूर्त। और जब चीजें आपके आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हो, देखो अब लाल किले का मैं एग्जाम्पल दे रही थी, बच्चा लाल किला तो बहुत पहले देखा है, लेकिन जब आज मैं लाल किले की बात कर रही हूँ तो भी उस बच्चे के माइंड में क्या हो रही है, वो पिक्चर बन रही है। तो जब सामने जो चीज नहीं है फिर भी उस चीज के बारे में सोच पा रहा है तो बच्चों से बोलते हैं अमूर्त। और जब उसके सामने है फिर देख के सोच पा रहा है तो वो होती है मूर्त। तो जब चीजें दिखी तो मूर्त, जब चीजें उसके सामने नहीं है फिर भी सोच रहा है तो अमूर्त। ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे अमूर्त अवस्था में जब बच्चे के सामने वो चीज नहीं है तब भी वो सोच रहा है, उसे बोलते हैं अमूर्त अवस्था। देखो जो मूर्त अवस्था होती है ना, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे का अंश पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अंश पूर्ण का मतलब देखो, जब एक बच्चे के पास रख दिया जाए हाफ कोई भी चीज डाल के, तो कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं मूर्त अवस्था की, जो कौन सी थी 7 से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि ये आधी है, या थोड़ा सा ज्यादा फील कर देंगे तो वो क्या कहेगा, ये आधी से ज्यादा है। ये सब चीजों का ज्ञान है ना, ये कौन सी स्टेज में आ जाता है बच्चों, ये आ जाता है बच्चे का मूर्त अवस्था में। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही होंगी। ये चारों स्टेज के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, समझते चलना। देखो फिर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कैसे कि ये चीज अलग अलग डिवाइड करके रखना। मान लो सेम नटराज की पेंसिल है तो उन्होंने वो रख दी, अलग टाइप की पेंसिल है तो वो अलग से रख दी। मतलब सेम टाइप की कॉपी है या थोड़ी छोटी बड़ी है तो वो अलग अलग रख, जो सीक्वेंस में की सेम साइज की यहाँ रख दी, उससे थोड़ी बड़ी यहाँ रख दी, उससे थोड़ी। जो एक क्लासिफिकेशन है ना, ये इस एज में बच्चा क्या कर जाता है, सीख जाता है। ठीक है, कौन सी में, मूर्त अवस्था में। फिर आती है विचारों में विलोमता। विलोमता मतलब एक बच्चे से पूछ लिया जाए 4 4 8 है, 8 + 4 12 है और 12 + 4 16 है, अब उसी का उल्टा करके ले दे दो। या फिर देखो एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, एक बच्चे को कह दिया 6 + 4 10 होता है और 10 में से 4 घटा दो, 6 घटा दो तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो इस टाइप से जो बच्चों को अपोजिट बातें भी पूछोगे ना, जो एक तो सीधी होगी और एक उसका उल्टा, ये कौन सी अवस्था में सीखता है बच्चों, ये सीखता है कौन सी अवस्था में, मूर्त अवस्था में, ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। देखो बच्चा यहाँ पे विचारों में विलोमता, मतलब कोई भी बात की फिर उसका उल्टा भी, ऐसा क्यों हुआ पूछ लिया और फिर इसका उल्टा बताओ। तो ये चीजें बच्चे किस एज में सीखते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा बता देगा यहाँ पे 6 + 4 10 होता है और 10 में से 6 घटाओ तो 4 होता है। सब फटाफट बताने की प्रोसेस कहाँ होती है, विचारों में विलोमता कहाँ आती है, मूर्त अवस्था में। मूर्त अमूर्त उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। देखो फिर अमूर्त मैंने बता दिया, मैंने लिखा नहीं, अमूर्त का बताया है जब बच्चा लॉजिकल बातें करने लग जाता है, थिंकिंग करने लग जाता है। वो सारी बातें किस में होती है, 11 से 15 वर्ष के एज में होती है। वो सेम ग्रुप में रहने में पसंद नहीं करता, अपोजिट सेक्स की साइड अट्रैक्शन होना, ये सारी चीजें, अपने आप को हीरो समझना, नायक पूजा वर्शिप वगैरह में विश्वास करना, दूसरे को कुछ ना समझना, खुद को सुपीरियर समझना कि मुझे ही सब कुछ आता है, एडजस्टमेंट ना करना। इस टाइप के बच्चे एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहते, जानते तो हैं पर चाहते नहीं है। कौन सी एज में, अमूर्त में। और अमूर्त में क्या होता है, बच्चे को बिना दिखाए भी आप कुछ बात कर रहे हो ना, क्वेश्चनिंग या लॉजिकल बात कर रहे हो, तो वहां पे बच्चा क्या करता है, एनालाइज कर पाता है, मतलब लॉजिकल सोच सकता है जब चीजें उसके सामने नहीं है। अब देखो जीन पियाजे के कुछ वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स बता रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान से सुनना। 2-3 ही है, उनको एक बार सुनना। अडेप्टेशन है सबसे पहला वर्ड। तो अडेप्टेशन का मतलब होता है बच्चों अनुकूलन और संतुलन। मतलब आपके पास जितनी भी चीजें हैं आपने उससे सीखा और वातावरण से सीख लिया, आपने खुद से सीखा और वातावरण से सीखा, दोनों चीजों से आपने सीख लिया ना, वो एक संतुलन बन गया। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्ट मतलब अडेप्ट किया। अडेप्ट कब करोगे किसी चीज को, जब आपके पास खुद का ज्ञान होगा। जैसे अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ,
एचटेट के बारे में आपको ये पता है कि ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स का आएगा, सीडीपी का क्या फायदा है, कितने मार्क्स की आएगी, क्यों जरूरी है, ये सब बातें आपको पता है ना। और उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे समझा के या खुद बोल के जो चीजें समझा रही हूँ ना, और आपके माइंड में याद हो रही है, तो इसका मतलब आप अडेप्ट कर रहे हो। आपके पास पहले ज्ञान था, फिर मैंने बताया, मैं एक वातावरण समझ लो, मुझे वातावरण से आपको ज्ञान मिला इस चीज का, तो दोनों का क्या हो गया, संतुलन। और संतुलन होके आपका क्या हो गया, मतलब लेक्चर कह रही हूँ, ये सीडीपी तैयार हो गई, साइकोलॉजी 30 मार्क्स की अच्छे से तैयार होगी, तो आपके पास ज्ञान भी था उस चीज का कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या आता है, कुछ मैंने बातें बता दी, तो दोनों का क्या हो गया, संतुलन हो गया, और आप एचटेट में क्वालिफाई कर पाए। तो ये क्या बना यहाँ पे, ये बच्चों संतुलन बना। मैं इस बात पे प्रेशर देके क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो 3-4 जो लिखे हैं ना मैंने पॉइंट्स, इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से सुन लो। देखो इस लिखी हुई बात को, बच्चा जब खुद से सीखता है, खुद से आपने सीखा कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का ना, ये सब्जेक्ट इतने आना, हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी में ये टॉपिक आने हैं, आपने खुद से सीखा, ठीक है। और वातावरण से सीखता है, वातावरण मतलब मैं हूं, आपको मैं बहुत सारी बातें बता रही हूं और आपको पता था कुछ और कुछ मैंने बता दी, तो दोनों का क्या हो गया, संतुलन हो गया। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बच्चों अडेप्टेशन, अनुकूलन। तो कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन, संतुलन या अनुकूलन। इसको ध्यान से लिख भी लेना और समझ भी लो, क्या होता है अडेप्टेशन, अनुकूलन, संतुलन। जब बच्चा खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है तो कुछ ना कुछ क्या बन जाता है, संतुलन बन जाता है। और उसी को क्या बोलते हैं हम, अडेप्ट करना सीखना। मतलब हम बोलते भी तो डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें अडेप्ट कर रहे होते हैं, तो वो यही होता है अडेप्टेशन। अब सेकंड देखो, सेकंड है असिमिलेशन, आत्मसात्करण। देखो इसमें क्या होता है, असिमिलेशन में अपने आप में ग्रहण करना। कैसे करना, बच्चे के पास पहले की नॉलेज में और वातावरण से सीखकर उसी नॉलेज को ऐड कर रहा है। वो कैसे ऐड कर रहा है, देखो अपने आप में ग्रहण करना मतलब उसको पहले पता थी और कुछ और बातें बता दी तो उसको क्या हो गया कि सब कुछ पता लग गया, उसे आप क्या बोलते हो। देखो देखो आगे नहीं, एक बार इसी को समझो। आत्मसात्करण क्या होता है, अपने आप में ग्रहण करना मतलब बच्चे के पास पहले की नॉलेज है ना। नॉलेज अभी जो बता रही थी मैं, एचटेट का जो आपके पास सारा कुछ नॉलेज है और फिर आपने वातावरण से भी सीख लिया, आसपास से भी सीख लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देखो फिर आप अच्छे से समझोगे। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, मान लो आता है नहीं आता वो डजेंट मैटर, आप इमेजिन करो कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने देख कई बहुत सारे लोगों के साथ होते भी है, कॉमन सेंस होती ही नहीं है। आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपने उसको उल्ट पुल्ट करके रख दिया, लेकिन आपने उल्ट पुल्ट करके भी तय करके रख दिया उसको, जैसे आया था वैसे का वैसा आपने टेबल पे रख लिया, पढ़ा और रख के और आप चले गए। फिर आपने, इसका मतलब आपने किसी ने बताया नहीं, आपने सिर्फ अपना खुद का दिमाग यूज किया है और आपने उस अखबार को जैसे उल्टा टेढ़ा जो भी था आपने उसको फोल्ड करके और रख दिया। फिर आप कहीं किसी फ्रेंड के घर गए और आपने देखा कि उस बच्चे ने क्या कर रखा है, पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से सीक्वेंस में अपना क्या किया है, न्यूज़पेपर क्या किया, फोल्ड किया। देखो आपके पास नॉलेज थी, आपने गलत आगे पीछे पेजेस को फोल्ड किया, लेकिन फोल्ड तो किया था ना। फिर आप किसी फ्रेंड के घर गए, उसने सीक्वेंस में फोल्ड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ज्ञान था और उसने और अच्छे से ज्ञान दे दिया कि इसको सीक्वेंस में रखना है। इसी को बोले हम आत्मसात्करण, असिमिलेशन। रिलेट करके आपने उस चीज को सीखा। आपने क्या रिलेट किया, आपके पास न्यूज़पेपर था, आगे पीछे किया, भाई मुझे आता तो है, फिर आपने उसको देखा कि हाँ मैं तो गलत कर रहा था, उसको देख के आपने क्या कर दिया, अखबार को अच्छे से फोल्ड करना जान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास पहले का ज्ञान था और उसको देख के अलग से एक और नॉलेज भी ले लिया आपने वैसी। इसे बोलते हैं हम बच्चों असिमिलेशन, आत्मसात्करण। अब उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये क्या टर्म है। देखो फिर से, बच्चा पहले की नॉलेज में ही और वातावरण से सीखकर उसी नॉलेज में ऐड कर रहा है। आ गया अब एग्जाम्पल समझ, ये मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया। अब उम्मीद करूंगी आपके पेपर में आत्मसात्करण, अडेप्टेशन, आगे एक और है, अगर इन तीनों टर्म से आपके एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, अडेप्टेशन है, असिमिलेशन है, ये सब चीजें आपसे पूछ लेते हैं, अकोमोडेशन है, ये सारी तीनों टर्म में बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना।
अकोमोडेशन, समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण मतलब आपके पास ज्ञान था, ठीक है, क्या था, समा मतलब समा लिया, नाम से ही पता लग रहा है कुछ विशेष बात को आपने समा लिया, अकोमोडेशन कर लिया, मतलब आपके पास पहले से ज्ञान था और कुछ नया ज्ञान ले लिया, उस नए ज्ञान से आपने नई बातें सीखी। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एक बच्चे ने देखा कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, उसने जब देखा और कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये चीज देखी कि आसमान में सिर्फ पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। फिर वो कहीं बाहर गया, उसने ये भी देखा कि आसमान में जहाज उड़ रही देख ली, फिर उसने एरोप्लेन देख उड़ते हुए देख लिया। तो बच्चे ने नया क्या ऐड किया? उसने ऐड ये किया कि भाई आसमान में पक्षी पक्षी नहीं, आसमान में तो एरोप्लेन भी उड़ती है। तो बच्चे ने क्या किया, उसको क्या हो गया, क्लियर हो गया कि सिर्फ आसमान में पक्षी नहीं उड़ते, एरोप्लेन भी उड़ती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पहले उसके पास ज्ञान था, उसने देखा था, उसने आइडिया लगाया था कि हाँ आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन नया ज्ञान क्या लिया कि आसमान में सिर्फ पक्षी नहीं उड़ते, एरोप्लेन भी उड़ती हैं। यही बात लिखी है अकोमोडेशन में, जो ज्ञान पहले से है उसमें चेंज करके साथ में नया ज्ञान प्राप्त करना। चेंज क्या किया, आसमान में पक्षी नहीं उड़ते, एरोप्लेन भी उड़ती है, तो ये उसने चेंज किया और नया ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसे बोलते हैं हम अकोमोडेशन। अब उम्मीद है बच्चों अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों टर्म आपको याद हो गई होंगी। देखो हमारा जो जीन पियाजे का टॉपिक था बच्चों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्या था इंपॉर्टेंट, ये देखते तीनों टर्म पूछते हैं। एक जो पीआरटी लेवल पे इनकी एज पूछ लेते हैं, जो कि इंद्रिय जी सेंसरी मोटर की 0 से 2 वर्ष है, प्री ऑपरेशनल की 2 से 7 है, कंक्रीट की 7 से 11 है, और एब्स्ट्रैक्ट की क्या है 11 से 15 या 16 भी लिख देते हैं, ये है। तो ये किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास, ये दिया था बच्चों जीन पियाजे ने। ये तीनों क्या क्या अडेप्टेशन है, मैंने पहले इसीलिए लिख रखी है ये, अगर मैं समझा के लिखती तो हो सकता मैं अपनी लैंग्वेज में लिखती, अब मैंने आपको आपके एग्जाम में आती है उसी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आप सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो कि अब हम किस तरीके से लिखें या कैसे, कौन से को कहां से रिलेट करें, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था। तो बच्चों आपके पीआरटी लेवल पे लगभग इनकी एज पूछ लेते हैं कि सेंसरी मोटर कौन सी है, प्री ऑपरेशनल कौन सी है, ऑपरेशनल कौन सी है, या फिर कॉन्क्रीट वाली होगी या एब्स्ट्रैक्ट हो गई। इन ये एजेज आपको याद रखनी है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया, ये भी याद रखनी है। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे और वटसन दोनों ने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि बच्चा खुद से भी सीखता है प्लस वातावरण से भी सीखता है, उसका दिमाग का विकास कौन सी स्टेज में क्या क्या होता है, ये सब बातें बताई किसने, जीन पियाजे ने। और फिर जो 3 टर्म है ये भी आपको याद रखनी है बच्चों। अब थोड़ी देर बाद मैं आपकी हरियाणा जीके की क्लास लूंगी, वो भी जरूर ले लेना, आपके स्टेट में हरियाणा जीके भी सभी को पता है 10 मार्क्स की आएगी। अच्छा एक और बात सुनो बच्चों, मैंने आपको कल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी थी कि जिन बच्चों का एचटेट तो चलो अब दे रहे हो, जिन बच्चों का सीईटी क्वालिफाई है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका एचटेट क्वालिफाई होता है वो दोबारा भी दे देते हैं भाई कि हमारी नॉलेज कहाँ है, हम कैसा मतलब सब चीजें भूल गए या याद, कुछ ऐसे भी दे देते हैं बच्चे एग्जाम से। और कुछ सीईटी जिनका क्लियर है बच्चों, मैंने कल इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके एचकेआरएन की वैकेंसीज आई हुई है 103 टाइप की, सरकार ने वैकेंसीज निकाली हुई है एचकेआरएन में, ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिसे हम बोलते हैं। इनमें 103 टाइप की वैकेंसीज है, जिसमें पीआरटी की है, टीजीटी की, पीजीटी की है, हेल्थ डिपार्टमेंट की, वेराइटीज बहुत सारे टाइप की वैकेंसीज है। तो बच्चों उसकी लास्ट डेट पहले 21 नवंबर थी, अब ये लास्ट डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दी है। तो जिन भी बच्चों का सीईटी क्लियर है, ध्यान से सुनते चलना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का सीईटी क्लियर है और जिनकी पीपीआईडी जो फैमिली इनकम की जो आईडी है, फैमिली आईडी में इनकम जितनी कम होगी ना उस बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म है। ऐसे मत सोचो, देखो जब हमें तैयारी तो करते रहना है, ऐसा नहीं है कि हम एचकेआरएन में फंस के गवर्नमेंट जॉब की साइड ध्यान छोड़ दे, नहीं ऐसा तो आपको नहीं करना। लेकिन एक बात बताओ, रोजगार जब तक गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय नहीं बने हो उससे बेटर क्या है, एचकेआरएन में भी तो एक बार ट्राई करो, आपको पता है एचकेआरएन में भी फायदे हैं आपके लिए। जो डीए बेसिक जितने बढ़ते हैं ना वो एचकेआरएन में भी कर दिया है। तो मैं आप ये मत सोचना कि मैडम डीमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर जो बच्चा जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, जिसका सीईटी क्लियर है, कुछ मार्क्स तो सीईटी के जोड़ेंगे, और जिसकी फैमिली आईडी में इनकम कम है वो भी मार्क्स अच्छे खासे जुड़ते हैं, उन बच्चों का बिना एग्जाम के सिलेक्शन होने लग रहा है, ठीक है।
तो बच्चों आप कोशिश करो 30 नवंबर से पहले पहले, अब तो देखो एक दो दिन, अब जितने लेट हो गए ना साइट बिजी हो जाएगी, तो कोशिश करो सारे बच्चे वो भी फॉर्म फिल करो, HKRN के भी, एक बार तो फंसो कहीं ना कहीं, है ना। तो आप उसको भी ध्यान में रख के वो भी आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब 30 नवंबर बढ़ा दी गई है और कोशिश करना जल्दी से जल्दी भर दो, और जिसकी फैमिली आईडी में कम इनकम उसी का सिलेक्शन कंफर्म। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी हमारा फोकस ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जॉब पे होना चाहिए, जिद होनी चाहिए इस चीज की, तब हम जाके अचीव कर पाओगे। अब कहोगे कि मैम ने तो कंफ्लिक्ट की कंडीशन ला दी कि HKRN में भी लगना है गवर्नमेंट में। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बच्चों, एक टेम्परेरी टाइम तक, जब तक आप HTET दे रहे हो, HTET देने के बाद जब तक आपकी परमानेंट वैकेंसीज नहीं आती है, आपको पता होगा ना TGT, PGT, PRT, इनमें भी HTET क्लियर है तो ही आप HKRN के लिए एलिजिबल हो। HKRN में फॉर्म भरने के लिए अगर एलिजिबल वहां पे भी नहीं हो आप, तो HTET तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक सरकार रेगुलर वैकेंसीज नहीं निकालती है टीचर्स की, तब तक आप उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि जितना बच्चों को पढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा नॉलेज होगी। तो ये भी आप देख लेना, मर्जी है आपकी, आप करना चाहो या फॉर्म फिल ना करना चाहो। और हाँ बच्चों, अपनी क्लासेज ऐसे ही चलती रहेंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बच्चों।